हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्मिथ फॉर्जिंग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्मिथ फॉर्जिंग। स्मिथ फॉर्जिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने मेटल स्टॉक को सबसे पहले फर्नेस में हीट करते हैं। हीट करने के बाद उसे हम लोग एनविल के ऊपर प्लेस करते हैं और उसके बाद हैमरिंग करते हैं। हैमरिंग करने के साथ साथ उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। तो नॉर्मली स्मिथ फॉर्जिंग में हम लोग ब्लैक स्मिथ हर्थ होता है जिसे हम लोग फर्नेस भी कहते हैं। वहीं पे सबसे पहले हम लोग अपने मटेरियल को वर्कपीस को ले जा करके हीट करते हैं। हीट करने के बाद इस पर्टिकुलर एनविल पर ले आकर के उसे हम लोग हैमरिंग करके बहुत सारे ब्लोज हम लोग देते हैं। दैट मीन्स बहुत बार हैमरिंग करके उसके शेप को चेंज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एनविल कैसा होता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ एनविल। सबसे पहले हम देखते हैं एनविल का जो लोअर पोर्शन होता है उसे हम बेस बोलते हैं। और नॉर्मली जो एनविल की बॉडी होती है वो माइल्ड स्टील की बनी होती है। फ्रंट पोर्शन जो होता है, इस नुकीले पोर्शन को हम लोग बीक बोलते हैं। मिडिल वाले पोर्शन को हम लोग हॉर्न बोलते हैं। इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग लेज बोलते हैं। जो टॉप सरफेस होता है हमारे एनविल का, वो हार्ड सरफेस होता है काफी, क्योंकि इसी के ऊपर हमें मटेरियल को रखना है, अपने वर्कपीस को रखना है और हैमरिंग करनी है। तो नॉर्मली ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। जो इसका टॉप सरफेस होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसमें दो होल्स भी होते हैं। एक स्क्वायर होल होता है और एक राउंड होल होता है। तो स्क्वायर होल को हम लोग हार्डी होल भी कहते हैं और राउंड होल को हम लोग स्पड होल कहते हैं। अब स्मिथ फॉर्जिंग जो प्रोसेस है ये हमारा ओपन डाई फॉर्जिंग प्रोसेस है। दिस इज एन ओपन डाई फॉर्जिंग प्रोसेस। जैसा कि बताया मैंने, सबसे पहले हम लोग ब्लैक स्मिथ हर्थ में मटेरियल को हीट करते हैं। तो स्मिथ फॉर्जिंग में बेसिकली तीन प्रोसेसेस होते हैं, 3 से 4 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला होता है फुलरिंग। उसके बाद हम लोग फ्लैटनिंग करते हैं। मटेरियल को अगर हमें वर्कपीस को फ्लैट करना है या उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को घटा करके लेंथ को बढ़ाना है, तो फुलरिंग में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया घटता है और लेंथ बढ़ता है। फ्लैटनिंग, फ्लैटनिंग उसके बाद स्वेजिंग। नॉर्मली अगर हमको कोई कर्व है या अनइवन सरफेस अगर हमको प्राप्त करना है तो स्वेजिंग के द्वारा हम लोग उसको प्राप्त करते हैं। या राउंड कोई सरफेस प्राप्त करना है, स्क्वायर सरफेस प्राप्त करना है, तो बाय द हेल्प ऑफ स्वेजिंग हम लोग प्राप्त करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले फुलरिंग क्या होता है। फुलरिंग में सबसे पहले हम लोग एनविल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एनविल है, ये हमारा मान लीजिए एनविल हो गया। एनविल के ऊपर हम लोग एक लोअर फुलर को प्लेस करते हैं। इस टाइप का होता है लोअर फुलर। इस टाइप से भी हम बना सकते हैं या उसे हम लोग इस टाइप से भी बना सकते हैं। ये हमारा फुलर हो गया। तो दिस इज लोअर फुलर, लोअर फुलर। और इसी के बीच में हमारा वर्कपीस रहता है। इसके ऊपर हम लोग अपने वर्कपीस को रखते हैं। उसके बाद एक अपर फुलर होता है। लोअर फुलर हमारा फिक्स रहता है यहाँ पे। उसके बाद अपर फुलर, इस टाइप से हमारा एक अपर फुलर रहता है। और अपर फुलर को हम लोग, ओरिजिनल जो हमारा वर्कपीस था वो कुछ इस प्रकार से था, और जब हमने फुलरिंग ऑपरेशन अप्लाई किया तब वो उसका शेप इस प्रकार से होता गया। ऐसे उसको बढ़ाते गए हम लोग आगे। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये पोर्शन, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कम है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करके हम लोग लेंथ को इंप्रूव करते हैं फुलरिंग प्रोसेस में। तो ये अपर फुलर जो है, इस पे हम लोग हैमरिंग करते हैं। ये हमारा एक हैमर होता है, हमारा हैमर होता है जिसकी सहायता से हम लोग, दिस इज आवर हैमर, जिसकी सहायता से हम लोग इसको स्ट्राइक करते हैं बार बार अपर फुलर को, और जिसकी हेल्प से हमारा इस प्रकार का रिड्यूस्ड क्रॉस सेक्शन एरिया हमको प्राप्त होता है और एलोंगेटेड लेंथ हमको प्राप्त होती है। यानी लेंथ ज्यादा होती है और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। तो फुलरिंग ऑपरेशन में हम लोग नॉर्मली
डिक्रीज द एरिया एंड इंक्रीज द लेंथ का प्रोसेस करते हैं। उसके बाद फ्लैटनिंग, फ्लैटनिंग में नॉर्मली मान लीजिए इस प्रकार का कोई सरफेस है, तो फ्लैटनिंग में हमारा सरफेस, इसको भी हम लोग हैमर से स्ट्राइक करके किसी भी सरफेस को फ्लैट करते हैं, तो हैमरिंग में हमारा सरफेस इस प्रकार से आ जाएगा। स्वेजिंग में मान लीजिए कोई सरफेस है हमारा, वहां पे मान लीजिए हमें कोई कर्व है या अनइवन सरफेस है, तो उस प्रकार के सरफेस पे हम लोग काम करते हैं स्वेजिंग में। तो स्मिथ फॉर्जिंग में हमने सबसे पहले एनविल देखा, स्मिथ फॉर्जिंग का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं ये देखा, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं हमारे स्मिथ फॉर्जिंग में वो हमने देखा। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्मिथ फॉर्जिंग में कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है हमारा, जैसे मान लीजिए कोई भी मटेरियल है हमारा जिसपे वर्कपीस पे हम लोगों ने काम किया है, तो मान लीजिए ये वर्कपीस था जिसपे हम लोगों ने काम किया, और ये पर्टिकुलर हमारा वर्कपीस का ओरिजिनल शेप था। फाइनली उसको जब हम लोगों ने हीट करके उसके शेप को चेंज किया, तो ये इस प्रकार का हमको कुछ शेप मिला। मान लीजिए ये हमारा, ये मान लीजिए हमारा डाई है जिसकी सहायता से हम लोगों ने इसको प्रेस किया है। तो यहाँ पे जो हमको ग्रेन्स मिलते हैं, नॉर्मली जो ग्रेन्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ग्रेन्स मिलेंगे वो थोड़े से एलोंगेटेड ग्रेन्स मिलेंगे। ये वाले ग्रेन्स एलोंगेटेड ग्रेन्स होते हैं। दीज ग्रेन्स आर एलोंगेटेड। जो डायरेक्ट प्रेस होता है जहां पे, वहां वाले ग्रेन्स हमारे एलोंगेटेड ग्रेन्स होते हैं। ये हमारे एलोंगेटेड ग्रेन्स होंगे, एलोंगेटेड ग्रेन्स। उसके बाद जैसे ही हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया से आगे बढ़ेंगे, तब हमको रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे हमको दिखाई देगा। तो इतना पर्टिकुलर जो हमारा एरिया है, यहाँ पे न्यू ग्रेन्स हमको दिखाई देंगे। जो भी डिस्टॉर्टेड ग्रेन्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद हमको इक्वीएक्स्ड ग्रेन्स प्राप्त होंगे। जस्ट इलोंगेटेड ग्रेन्स के बाद हमको इक्वीएक्स्ड ग्रेन्स प्राप्त होंगे। इसके बाद यहाँ पे हमको न्यू ग्रेन्स प्राप्त होंगे, ग्रोथ ऑफ न्यू फाइन ग्रेन्स। यहाँ पे हमको न्यू ग्रेन्स प्राप्त होंगे इक्वीएक्स्ड ग्रेन्स के बाद। तो अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें, तो नॉर्मली जो इस तरफ जो ये हमारा ओरिजिनल वर्कपीस था, यहाँ पे हमारा ओरिजिनल कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर है। ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर। जब हैमरिंग किया, शेप चेंज हुआ, तो एलोंगेटेड ग्रेन्स, उसके बाद इक्वीएक्स्ड ग्रेन्स, उसके बाद फाइनली ग्रोथ ऑफ न्यू फाइन ग्रेन्स हमें देखने को मिलता है। सो दैट्स ऑल इन स्मिथ फॉर्जिंग। थैंक यू।